अच्छा जी, तो सबसे पहले अब हम आते हैं जनाब आपका एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म के बारे में। ठीक हो गया, एओर्टिक एनेरिज्म क्या होता है, इसमें से क्वेश्चन आता है लास्ट में ये टॉपिक की जो है। सबसे पहले एनेरिज्म का मतलब क्या होता है, आपने ये कहना है अब एनेरिज्म का मतलब ये होता है कि एक तरह का, फॉर एग्जांपल ये आपकी ब्लड वेसल है ना, ये आपकी खून की नाली है ना, ये नॉर्मल इतनी है, ठीक होगा। अगर ये खून की नाली ये इस तरह डायलेट कर जाए, ठीक होगा, इसको हम एक तरह का क्या कहते हैं, एक तरह का एनेरिज्म कहते होते हैं। आपने क्या कहना है कि फॉर एग्जांपल डायलेशन ऑफ डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का, मतलब कि आपका क्या कहना है, एक तरह का आपने कहना है कि इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का एनेरिज्म कहते होते हैं। ठीक है, आपने कहना तकरीबन मोर देन 50%, फिर हम इसको एनेरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका ओरिजिनल डायमीटर इतना था, अब ये 50% से ज्यादा ये डायलेट कर चुकी है। इसका ओरिजिनल डायमीटर इतना था, अगर ये इतने से ज्यादा डायलेट कर दे, अपने ये हाफ से ज्यादा, इसका इतना 50 बन रहा है, लेकिन ये ज्यादा डायलेट करके इस तरह हो जाएगी, तो इसको हम कहते होते हैं एक तरह का एनेरिज्म कहते हैं। अब मेरे ख्याल में कोई बंदा आपसे एनेरिज्म के बारे में डेफिनेशन पूछे तो आप कम से कम ये तो बता सकते हो ना कि हाँ जी जनाब आपकी क्या इसकी डेफिनेशन है, हाँ जी बता सकते हो कि नहीं बता सकते। आपने क्या कहना है कि हाँ जी जनाब एओर्टिक एनेरिज्म क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई वेसल या एओर्टा जब अपने ओरिजिनल जो आपका नॉर्मल होती है ना ल्यूमन का जो साइज होता है उससे हाफ से ज्यादा डायमीटर से डायलेट कर जाए, ठीक हो गया, हाफ से ज्यादा डायलेट कर जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का एओर्टिक एनेरिज्म कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का एओर्टिक एनेरिज्म कहते होते हैं। ठीक हो गया, अब हम आते हैं कि फॉर एग्जांपल एओर्टिक एनेरिज्म के कॉजेज क्या क्या होते हैं। ठीक हो गया, इसके कॉजेज की, अब हम इसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लें कि एक तरह का एओर्टिक एनेरिज्म है क्या, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल मोर देन 50%, क्या होगा, एक तरह का एओर्टिक एनेरिज्म होगा। ठीक हो गया, उसके बाद हम आ जाते हैं आगे और आगे देखते हैं इसके कॉजेज क्या क्या है। कॉजेज, इसके कॉजेज के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले आपने कहना है बैरी एनेरिज्म। बैरी एनेरिज्म होता है आपके ब्रेन के अंदर, मैं एओर्टिक एनेरिज्म की बात कर रहा हूँ, ठीक होगा, एओर्टिक एनेरिज्म की। फॉर एग्जांपल को आपके एओर्टा के अंदर अगर डायलेशन हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का एओर्टिक एनेरिज्म कहते हैं, और इसका एक कॉज कहते हैं एक तरह का बैरी एनेरिज्म होता है। आपका जो दिमाग होता है ना उसके अंदर होती है ब्लड वेसल्स, ठीक हो गया, उन ब्लड वेसल्स में के अंदर क्या होता है, एक तरह का अगर वहां पर क्या हो जाए, एक तरह का सर्कल ऑफ विलस होता है, वो कहता है आपका ब्रेन के अंदर जो सप्लाई होती है, मेरे ख्याल में हर बंदे ने पढ़ा होगा सर्कल ऑफ विलस के बारे में, सुना तो होगा ना, सर्कल ऑफ विलस के बारे में सुना हुआ है एनाटॉमी वाले टीचर्स से, सर्कल ऑफ विलस, ठीक हो गया। तो आपने ये कहना है कि सर्कल ऑफ विलस जो होता है वो आपके ब्रेन को क्या करता है, एक तरह का सप्लाई करता है। अगर फॉर एग्जांपल वो डायलेट कर जाए, अगर वो ऊपर इस तरह हो जाए, ठीक होगा, उसमें से कोई वेसल है, ठीक होगा, तो उसको हम कहते हैं एक तरह का बैरी एनेरिज्म, उसको हम क्या का नाम देते हैं, एक तरह का बैरी एनेरिज्म। तो एओर्टा को उसके अंदर भी डायलेट हुआ। अब हम आगे आते हैं, आगे कौन सा हो सकता है, आगे आप लोगों ने कहना है कि फॉर एग्जांपल अथीरोस्क्लेरोसिस, क्या कहना है आपने, एक तरह का अथीरोस्क्लेरोसिस, इसका एक कॉज ये है अथीरोस्क्लेरोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि अक्सर पूछा जाता है, अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एओर्टिक एनेरिज्म क्या है, तो आपने कहना अथीरोस्क्लेरोसिस। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज है ये। मोस्ट कॉमन कॉज, आपने मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अथीरो सॉरी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एओर्टिक एनेरिज्म, ऑफ एओर्टिक एनोरिज्म, तो आपने क्या आंसर देना है, आपने आंसर इसका देना है कि इसको का नाम क्या, एक तरह का अथीरोस्क्लेरोसिस होता है। ठीक होगा, नंबर थर्ड पे हम आ जाते हैं। नंबर थर्ड पर कौन सी बात लिखी हुई है, नंबर थर्ड पर हम आते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को एक तरह का सिफिलिस हो, थर्ड डिग्री सिफिलिस, समझ आ रही है, थर्ड डिग्री सिफिलिस, जो बंदा जिसको सिफिलिस की डिजीज होती है उसमें हार्ट की इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाती है, तो आपने कहना सिफिलिस की वजह से भी हो सकता है, ठीक होगा, सिफिलिस की वजह से भी हो सकता है। टर्शरी सिफिलिस, जी बिल्कुल, टर्शरी सिफिलिस के अंदर लिख लें आगे, यानी कि टर्शरी सिफिलिस के अंदर। आगे रहता है नंबर 4, ठीक हो गया। नंबर 4 जो होता है, अगर फॉर एग्जांपल मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को कोई इन्फेक्शन हो, ठीक हो गया, फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है,
नंबर 5 जो आप लोगों ने याद करना है, इसके अंदर आता है पोली आर्टरी नोडोजा, पोली आर्टरी नोडोजा इसको हम कहते होते हैं, PAN, ये हो गया। और इसके बाद जो आता है वो ट्रॉमा, नंबर 6 ट्रॉमा की वजह से भी आपका ये हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके कॉजेज है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। कोई और पता हो ना हो, कम से कम खुदा दा वास्ता ये याद करना है आपने। अथीरोस्क्लेरोसिस लाजमी याद करना है। आपकी पैथो के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता होता है कि हाँ जी जनाब एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिज्म का ठीक हो गया, हो सकती है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के अंदर भी हो सकता है। उसके बाद वो तो वैसे तो कई डिजीज आ जाती हैं, एहलर-डैनियलोस सिंड्रोम आ जाता है फॉर एग्जांपल। उसके बाद जनाब आप लोगों का अगर हम कार्टिलेज के लिहाज से देखें, उसके बाद जनाब मार्फन सिंड्रोम के अंदर चांसेस हो सकते हैं, टाइप 1 कोलाजन के अंदर हो सकते हैं, लेकिन वो मेडिसिन की बात है। ठीक है, उसके अंदर अभी हमने जाना नहीं है क्योंकि वो मेडिसिन का सारा हिसाब है। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो सर्जरी है, सर्जरी के रिलेटेड जो थोड़े बहुत हैं पॉइंट्स वो मैं बताऊंगा। बाकी इंशाल्लाह ये फुल टॉपिक आपका मेडिसिन के अंदर भी क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं ले। तो देखें फॉर एग्जांपल आपकी बेरी एनोरिज्म, अथीरोस्क्लेरोसिस, सिफिलिस की वजह से, फंगल इन्फेक्शन की वजह से, पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा की वजह से और ट्रोमा की वजह से, ये इसके कॉजेज हैं जिसकी वजह से एओर्टिक एनोरिज्म हो सकता है। अब हम आते हैं फॉर एग्जांपल इसके कॉजेज जो मैंने अभी बताए हैं आप लोगों को, ठीक होगा, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं जिसको एक्सप्लेन करूंगा अथीरोस्क्लेरोसिस को, अथीरोस्क्लेरोसिस के अंदर क्यों ये होता है। ठीक होगा, इधर लिख लें कि एक तरह का पैथोजेनेसिस ऑफ अथीरोस्क्लेरोसिस, ये मैकेनिज्म जो होता है अथीरोस्क्लेरोसिस का वो क्या। और एक बात और लिखना है इसके अंदर, एज, क्वेश्चन के अंदर एज जो होती है वो ओल्ड एज होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके अंदर लिख लें VIP। ठीक होगा, ओल्ड एज के अंदर ये होता है। कभी भी क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल 20, 25, 30 वाला नहीं आता, हमेशा क्वेश्चन के अंदर 40, 50, 50, 60 वाला बंदा आता होता है। ठीक हो गया, तो आपने हमेशा ये बात अपने माइंड में रखनी है कि हाँ जी जनाब ये क्या होता है, एक तरह का एज वाली बात आपने नहीं बोलनी, जो सीधी बात है, एज में से क्वेश्चन लास्ट में आता है। ठीक है, एज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं हाँ जी जनाब आपके एक तरह की पैथोजेनेसिस वाला पॉइंट। पैथोजेनेसिस में क्या है, पैथोजेनेसिस के अंदर आप लोगों ने ये बताना है कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम अथीरोस्क्लेरोसिस को देखते हैं। ठीक हो गया, अथीरोस्क्लेरोसिस को देखते हैं, अथीरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है। अब आप लोगों ने थोड़ी सी अक्लमंदी का मुजाहरा करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये आपकी ब्लड वेसल है, अगर ये आपकी किस तरह की ब्लड वेसल है, ठीक हो गया, अथीरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि ब्लड वेसल के अंदर क्या बन जाना, एक तरह का क्लॉट बन जाना, प्लेक बन जाना, ऐसे ही है। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक तरह का क्लॉट बन गया, यहाँ पर क्लॉट बन गया, ठीक हो गया, यहाँ पर लिपर्स का क्लॉट है। आपको पता है कि हाँ जी यार ये जो आपकी ब्लड वेसल बनी हुई है वो 3 लेयर्स की बनी है, एक होती ट्यूनिका इंटीमा, एक होता ट्यूनिका मीडिया, ये नंबर 2 ट्यूनिका मीडिया, और इसके बाद आप डालो कि ये क्या होता है, एक तरह की ट्यूनिका एडवेंटिशिया। मैं आप लोगों से जो पूछना चाह रहा हूँ मुझे ये बता दीजिएगा कि जब ये यहाँ पर रकावट बन चुकी है, जब ये यहाँ पर रकावट बन चुकी है, तो क्या ये लेयर्स तक, ये इतने हिस्से तक ब्लड की सप्लाई सही पहुंचेगी, ये वाले हिस्से तक, ये बताएं। आपके जो ब्लड की सप्लाई होगी वो सही पहुंचेगी, आपके ब्लड की सप्लाई सही तरह नहीं पहुंचेगी। जब आपके ब्लड की सप्लाई सही तरह नहीं पहुंचेगी, ठीक हो गया, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी एक तरह की एट्रोफी होने लग पड़ती है, इसको हम कहते हैं एट्रोफी। ये जो सेल होते हैं वो श्रिंक होने लग पड़ते हैं। जब ये सेल श्रिंक होने लगते हैं, ठीक हो गया, आपके जो स्मूथ मसल्स जो ट्यूनिका मीडिया होती हैं वो भी श्रिंक होती है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, ये एक तरह का इस तरह ये डायलेट हो जाता है। जिस हिस्से पर क्या था, ये वाला हिसाब क्या बन गया, ये वाला हिसाब ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया। ठीक हो गया, क्यों, क्योंकि उस हिस्से पर भाईजान ब्लड की सप्लाई नहीं थी। ये देखे अब ये हिस्सा कैसे हो जाएगा, इस तरह आया, और ये क्या एक तरह का इस तरह हो गया। ठीक होगा, ये इस तरह होगा। तो अब इसको हम आपने क्या नाम देना, एक तरह का एओर्टिक एनेरिज्म। कोई ऐसा बच्चा जिसको कंसेप्ट की समझ ना आई हो, शाबाश। अथीरोस्क्लेरोसिस का अंदर क्या होता है, ब्लड सप्लाई इम्पेयर्ड हो जाती है, ब्लड सप्लाई सही तरह जाती होती है। ठीक होगा, क्योंकि लिपर्स वगैरह वहां पर डिपॉजिट होते हैं। जब लिपर डिपॉजिट होते हैं तो इस वजह से क्या होता है, एक तरह का मतलब कि आपको देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या आपकी एक तरह की, यहाँ पर क्या आपकी एक तरह का फॉर एग्जांपल अथीरोस्क्लेरोसिस प्लेक है, ठीक है, ये प्लेक है। जब यहाँ पर प्लेक है तो यहाँ पर पीछे 3 लेयर्स हैं, इनको ब्लड की सप्लाई तो जाने नहीं लगी सही तरह। ठीक है, जब सही की ब्लड की सप्लाई नहीं जाएगी तो पीछे वाली जो लेयर्स हैं वो तो डैमेज होंगी कि नहीं होगी, पीछे वाली लेयर्स डैमेज होंगी कि नहीं होगी, तो पीछे वाली लेयर्स डैमेज होना शुरू हो जाती है। जब पीछे वाली लेयर्स डैमेज होती हैं तो वो क्या हो जाती है, इस तरह डायलेट हो जाती है, इस तरह डायलेट हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं एक तरह का फॉर एग्जाम्पल मतलब कि इसको हम कहते होते हैं कि एक तरह का एनोरिज्म हो जाना। ठीक है, क्योंकि ये वीक हो जाती हैं लेयर्स की, इसकी वजह से आप एक तरह का मतलब के डायलेशन, उसको एओर्टिक एनोरिज्म कहना होता है। अब कोई ऐसा बच्चा जिसको अथीरोस्क्लेरोसिस वाले पॉइंट की समझ नहीं है, शाबाश। कोई ऐसा बच्चा
ओके जी, अब हम आगे आते हैं और आगे देखते हैं। आगे आ जाता है हाँ जी जनाब आपका सिफिलिस की वजह से। सिफिलिस की वजह से अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को 3rd डिग्री सिफिलिस है, अगर किसी बंदे को 3rd डिग्री सिफिलिस है तो उसके अंदर क्या होता है? आपने ये कहना है कि 3rd डिग्री सिफिलिस के अंदर ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये एक बंदे की ब्लड वेसल है, ठीक होगा, ये लेयर, उसके बाद ये लेयर 2, ये लेयर नंबर 3, ठीक हो गया, उसके बाद ये 1, उसके बाद ये 3, ये लेयर्स है ना। ये आपका कोई सिफिलिस का जो पैथोजेंस होता है वो क्या काम करता है? वो ऐसे कारनामा अदा करता होता है कि वो जनाब आपकी ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन कर देता है, इसकी इन्फेक्शन करवाता है, इन्फ्लेमेशन करता है। ट्यूनिका इंटीमा की, ट्यूनिका मीडिया की और ट्यूनिका एडवेंटिशिया की। अब मुझे ये बताएं कि जब फॉर एग्जांपल आपकी ब्लड वेसल्स की एक तरह की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो उसको हम कहते होते हैं वस्कुलाइटिस। क्या कहते हैं? एक तरह का वस्कुलाइटिस। आप भी करवाते हैं, एक ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन करवाता है, वस्कुलाइटिस करवा देता है। अब जब आपकी ब्लड वेसल्स इन्फ्लेम कर जाएंगी तो ये डैमेज हो रही हैं, तो जब ये हिस्सा डैमेज ही हो गया तो क्या ये इसी तरह रहेगा? ये उस तरह नहीं रहेगा, बल्कि ये हिस्सा आपका इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, ठीक होगा। तो जब ये हिस्सा आपका इस तरह हो गया तो ये वाला जो हिस्सा ये डायलेट हुआ कि नहीं हुआ? पहले से देखें, पहले तो इतना सा था ल्यूमन, अब इतना ल्यूमन हो गया। जब ये डायलेट हुआ तो हम इसको कह सकते हैं एओर्टिक एन्युरिज्म। शाबाश, जल्दी करें जी। हाँ जी, कह सकते हैं एओर्टिक एन्युरिज्म के नहीं कह सकते? अब हम आ जाते हैं आगे और आगे देखते हैं कि आगे कौन सा पॉइंट है, ठीक होगा। क्लिनिकल फीचर्स इसके जो होते हैं, ठीक है। एक होता है एक तरह का रप्चर्ड और होता है एक होता है अनरप्चर्ड। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो होता है ना, एक तरह का एओर्टिक एन्युरिज्म का पेशेंट आ गया, ठीक होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा पेशेंट था, उसके पास इस तरह मास था, एओर्टिक एन्युरिज्म, ठीक हो गया। अब हमने ये देखना है कि ये रप्चर्ड है या अनरप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिज्म का। तो सबसे पहले अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। रप्चर्ड और अनरप्चर्ड दोनों को हम एक तरह का सेपरेट डिफरेंशिएट करने लगे कि रप्चर्ड कौन सा होता है और अनरप्चर्ड कौन सा होता है, ठीक होगा। इनके क्लिनिकल फीचर्स हम फिर अलग देखते हैं। नंबर 1 यहाँ पर अगर हम देखते हैं, लाइन लगा दी, यहाँ होगा जनाब आपका अनरप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिज्म, और यहाँ पर आ गया जनाब आपका एक तरह का रप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिज्म, ठीक है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं? देखिए जी, आपने ये कहना है कि फॉर एग्जांपल जो आपका अनरप्चर्ड होता है, इसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, हाँ जी, एक तरह का आपका एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिज्म है, ठीक, अभी वो रप्चर नहीं हुआ। इसके जो रिस्क फैक्टर्स है वो कौन से हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस, नंबर 1 स्मोकिंग, नंबर 2 ओल्ड एज। ये बातें आपने याद रखनी है। ओल्ड एज होगा, स्मोकर होगा, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब एथेरोस्क्लेरोटिक वाला होगा, उसके बाद डायबिटिक मेलाइटस का पेशेंट होगा, हो सकता है कि शुगर का बंदा हो, ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो बंदा होता है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो रप्चर वाला होता है, रप्चर वाले बंदे के अंदर एक तरह का सडन ऑनसेट होता है। यार आप खुद सोचो कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट है, ठीक हो गया, हार्ट से ब्लड ऐसे आता है, जब ये वैसे ही फट जाएगी तो सडन हार्ट सेट होएगा कि नहीं होगा? ये रप्चर होगा तो ब्लड सारा बाहर नहीं निकल जाएगा। मुझे ये बताएं, थोड़ा सा अकलमंदी का मुजाहरा करें। तो एक तरह का सीवियर ऑनसेट होगा कि नहीं होगा? शाबाश, सीवियर ऑनसेट होगा कि नहीं होगा? और भाई सीवियर ऑनसेट होगा। आपने क्या कहना है कि इसके अंदर क्या होता है? एक तरह का सडन ऑनसेट होता है, ठीक है। जब ये रप्चर हो जाएगा तो एकदम बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगी। क्या होगी? सीवियर पेन होगी। तो आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब, इसका क्या होता है? सडन ऑनसेट होता है, एक तरह का रप्चर वाला सडन ऑनसेट होता है। नंबर 1 आपने ये बात करनी है। नंबर 2 आपने ये बात करनी है कि इसके अंदर जो पेन होती है ना, वो जनाब आपके अम्बिलिकल रीजन से रेडिएट करती है। क्यों? क्योंकि ये एब्डोमिनल एओर्टा किस रीजन में होता है? शाबाश बताइएगा जी। एब्डोमिनल एओर्टा किस रीजन में होता है? अम्बिलिकल रीजन में होता है। तो आपने कहना है कि एब्डोमिनल रीजन से, अम्बिलिकल रीजन से पेन रेडिएट करती है, ठीक होगा। फ्लैंक में जाती है, फ्लैंक में, आप ये लिख सकते हैं, फ्लैंक में जाती है, ठीक होगा। नंबर 2। नंबर 3 आपने ये देखना है कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो बंदा होगा, इसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिज्म रप्चर हो चुका है, उसके अंदर क्या होगा? ऐसा बंदा जिसके अंदर एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिज्म रप्चर हो चुका है, इसको आप थोड़ा सा अगर अक्लमंदी का मुजाहरा करें, मुझे ये बताएं कि ब्लड एओर्टा से बाहर निकला कि नहीं निकला? पहले मुझे ये बता दें, ठीक है। ब्लड बाहर निकला कि नहीं निकला? शाबाश।
ब्लड बाहर निकलेगा ना एओर्टा से, जब एओर्टा से ब्लड बाहर निकलेगा तो ब्लड जो होगा वो वेसल के अंदर कम रह जाएगा। जब ब्लड वेसल के अंदर कम रहेगा तो इसकी वजह से शॉक हो सकता है कि नहीं हो सकता? सिंपल सी बात है, शॉक हो जाएगा। एक ये ठीक हो गया, बीपी लो। दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम इसके अंदर ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपकी एब्डोमिनल ऑर्गन्स के अंदर ब्लीडिंग होगी कि नहीं होगी? पूरे के पूरे जो आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स होंगे उधर सारे के सारे ब्लड फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा? जो आपका एब्डोमिनल ऑर्गन्स है, तो इसको हम कहते हैं इंट्रापेरिटोनियल ब्लीडिंग। इंट्रापेरिटोनियल ब्लीडिंग, सिंपल बातें, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंट्रापेरिटोनियल ब्लीडिंग ठीक हो गया। उसके अंदर क्या होगा कि हम एक तरह का हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल पल्सेशन देखते होते हैं। हम देखेंगे बंदे को तो उसका जो एब्डोमेन होगा उसके ऊपर वेसल्स नजर आएंगी, हमें पल्सेशन नजर आएंगी, इसको हम कहते हैं एब्डोमिनल पल्सेशन देखते हैं। एब्डोमिनल पल्सेशन देखते हैं और इसके अंदर 100% डेथ होती है, कुछ भी नहीं हो सकता भाईजान। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल जो बद्दी नाली जेडी है उसी में अगर मसला बन गया तो फिर तो ब्लड सारा बाहर ही निकलना है ना। मिनटों में बंदे की डेथ होती है, समझ आ रही है? मतलब कुछ मिनट्स के अंदर बंदे की डेथ होती है, इसका बेचारे का कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर हम देखें कि अनरप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म, उसका क्या हम कर सकते हैं? उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर क्या आपने ये कहना है कि अनरप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म वाला जो पेशेंट होगा ना, उसके अंदर अम्बिलिकल रीजन पर पेन होगी और वो पेन जो होगी वो रेडिएट करती होगी। फॉर एग्जांपल आपने कहना है अम्बिलिकल पेन रेडिएट टू बैक। ये आपकी सडन नहीं है, ये नॉर्मली उसकी होती है, उसके नॉर्मल होती है, लेकिन इसके सडन है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर क्वेश्चन ऐसे आए ना कि एक पेशेंट है वो जनाब आपके पास आता है, ठीक हो गया, ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है। एक पेशेंट है वो आपके पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है, उसका पल्साटाइल एब्डोमिनल मास है, ठीक हो गया, पल्साटाइल एब्डोमिनल मास है, ठीक हो गया, और उसके पेन अम्बिलिकल रीजन में होती है और पेन रेडिएट करती है उसकी बैक की तरफ। तो ये क्या है? आपने कहा एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म है। अनरप्चर, अगर पूछे अनरप्चर या रप्चर, आपने कहा अनरप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म, आपने अनरप्चर्ड कहना है। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल आपने ये कहना है यहाँ पर क्या होता है, एक तरह का पल्साटाइल एब्डोमिनल मास होता है। पल्साटाइल एब्डोमिनल मास का क्या मतलब है? और भाईजान जब हम ऐसे वहां उसके एब्डोमेन के ऊपर हाथ लगाएंगे तो हमें पल्सेस फील होंगी, जैसा कि हम रेडियल पल्स को फील करते हैं ना फिंगर्स लगा के, ऐसे ही जब हम उसके एब्डोमेन के ऊपर हाथ लगाएंगे तो हमें लगेगा कि यार उसके मतलब कि पल्सेस फील हो रही हैं, उसको हम कहते हैं पल्साटाइल एब्डोमिनल मास। ठीक हो गया। पेन इन अम्बिलिकल रीजन व्हिच रेडिएट टू बैक is known as a unruptured abdominal aortic aneurysm। ये आपकी जो बात है ना, ये आप समझ लें कि ये आपके एमसीक्यूज है, ये वाला ये पता होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में पूछ रहे फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन क्या होती है अनरप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म की, तो आप बल्कि एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म की अब फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, तो आपने कहना है कि इन्वेस्टिगेशन जो होती है फर्स्ट लाइन जो होती है वो अल्ट्रासाउंड होती है, अल्ट्रासोनोग्राफी फर्स्ट लाइन। अगर पूछा जाए कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, तो आपने कहना सीटी, आपने कहना एक तरह का सीटी कहना है। ठीक हो गया। आपने कहना है सीटी जो होता है वो जनाब आपका एक तरह का क्या होता है, एक तरह का फॉर एग्जांपल एक तरह का आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है। ठीक हो गया। अब देखिए मेरी बात को गौर करना है, शाबाश। अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इस तरह आता है कि हाँ जी जनाब एक पेशेंट है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है, उसके पेन है, मतलब कि ऑन जनरल एग्जामिनेशन देयर इज अ पल्साटाइल एब्डोमिनल मास व्हिच रेडिएटिंग टुवर्ड द बैक। ठीक हो गया। उसके बाद वो कह देता है कि हाँ जी एक पल्साटाइल एब्डोमिनल मास है जो कि पेन उसके अम्बिलिकल रीजन पर है और वो क्या कर रहा है, एक तरह का बैक की तरफ रेडिएट कर रहा है, तो वो ये क्या है? आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब एक तरह का एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म है ये। ठीक हो गया। उसके बाद अगर वो क्वेश्चन पूछता है